नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। एंड दोस्तों, आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये आपको अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से भाई चैट आपके ओपन कर देते हैं। तो हमारे साथ हैं प्रिंस, शक्ति प्रसाद, नीरज, निशा तिवारी, चंचल, राज, मयंक, रवि, चैतन्य, रेखा, प्रियंका, नीतीश, श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली की पीडीएफ्स, लिंक्स और अधिक जानकारी जो भी होती है वो, और दूसरे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगर आप इधर पर पोस्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ सॉल्व करिए, और अगर डाउट आता है तो हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरी प्रोफाइल है, आप चाहें तो इसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पर अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको भी आराम से फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आपका दोस्त कोई एसएससी बैंक की तैयारी कर रहा है तो आराम से वो देख सकते हैं मेरे वीडियोस, जो भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। चतुर10 कोड याद रखिएगा दोस्तों। आप अगर कोई भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवेज का, कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ईच एंड एवरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ये चतुर10 कोड जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आकाश चतुर्वेदी का चतुर10 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। अक्कू, आकाश, आशा, श्रुति, हरदीप, करीना, सोनू, आदर्श, शर्मिला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपर्स क्विज मेगा फाइट है। आपको पता है कि भाई मेगा क्विज टॉपर्स फाइट होता है डेली शाम के 5 बजे, एंड ये मेरा शेड्यूल है। चलते हैं आगे। बेसिक बैच मेरा दोस्तों कंप्लीट कोर्स बेसिक का आ चुका है, रीजनिंग का, जो कि एसएससी, रेलवेज और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए है। बैंकिंग के लिए अभी मैं यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, आपको और कहीं से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक सरप्राइज़ है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ, और कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूँ दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से सभी लोग सुन लीजिए। ठीक है, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। क्या कि अनअकैडमी पर, ठीक है, फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, लाइव फ्री क्लास कहाँ पर? अनअकैडमी पर होने वाली है बहुत जल्द शुरू। किसके लिए? पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ध्यान रखिएगा, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट के लिए लाइव फ्री क्लास अनअकैडमी पर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इस सेशन को, क्योंकि बहुत जल्द मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैरेलली, यानी कि 1 घंटा तो यहाँ पढ़ें इस चैनल पर जो कि आप पढ़ते, और बाकी का 1 घंटा मैं आपको दूंगा रेगुलरली आपके एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो रेगुलरली मैं आपको 1 घंटा दूंगा सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर। ये फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर, इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। अब आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों खास है, वो आपको पता चल गया इस पर। क्यों, देखिए ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने, थैंक यू सो मच नीतीश, सोनू, श्रुति, एवरीवन। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आदर्श, अक्कू, करीना, हरदीप, थैंक यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा कि मैंने बहुत दिन पहले मैंने आपको ये पजल दिया था। एक्चुअली ये पजल है, और इस पजल को मैंने बोला था मोना राठौर, रेखा, आप सभी को मैंने बोला था कि इस पजल को सॉल्व करिएगा, और एक दिन मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि सबके सब इसको ट्राई नहीं कर चुके होंगे तब तक मैं, लिपांजलि। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस पजल को आज हम सॉल्व करते हैं, और इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का क्या है। सच बताऊँ तो आपको मज़ा आ जाएगा इस तरीके में, बस ध्यान से समझना और देखते रहना। और अगर आपने इसको बना लिया है तो आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए पारस वेलकम, आप भी अच्छे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून पारस, थैंक यू।
फॉर ज्वाइनिंग। पारस आपको पता है 3rd स्टैंडर्ड के हैं ये, और मेरी इनसे बात भी हुई है, आपको मैंने प्रूफ रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी इनकी। एंड 3rd स्टैंडर्ड के ये हैं, और ये हमारे साथ आज लाइव हमारे साथ पढ़ते हैं आप लोगों के और हमारे बीच में। खैर इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, एक एग्जामिनेशन में 6 सब्जेक्ट हैं A B C D E F, ठीक है, फॉर अ कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट के लिए 6 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है। आगे बोला गया है इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ 3 चूज करना है। कितने चूज करना है? सिर्फ 3 चूज करना है। टू बी सेलेक्टेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि इनको सेलेक्ट करने की भी कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है, चलिए देखते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, 6 सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ 6 में से 3 ही चूज करना है। लेकिन 3 कौन से चूज करोगे? ABC कर सकते हो, ABD कर सकते हो, ABE कर सकते हो, ABF कर सकते हो, BCD, CDE, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मयंक जी ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इन 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं इन दी हुई कंडीशंस के बेसिस पर। अब ये क्या है कंडीशंस, कैसे यूज करनी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या बोला जा रहा है, वन हु सेलेक्टेड A, अगर आप जो भी अगर A सेलेक्ट करेगा तो A के साथ हमेशा B को सेलेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, A के साथ हमेशा B को भी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में सभी को? A के साथ हमेशा B को भी सेलेक्ट हमेशा आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि जहां भी A होगा वहां B होगा हमेशा। अच्छा ये बताइए, जहां भी B होगा क्या वहां पे A होगा? यहां पर काफी लोग करते गलती, कह रहे हैं कि जब भी A सेलेक्ट करोगे तब आपको हमेशा B को भी उसके साथ लेना पड़ेगा। इसका मतलब जहां भी B लोगे उसके साथ हमेशा B आएगा, जहां भी A लोगे वहां पर हमेशा उसके साथ B आएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी B लोगे उसके साथ हमेशा A लेना पड़ेगा? काफी लोग कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, बट ये गलत है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक बात बताओ, जहां भी B होगा वो तभी है क्योंकि A लिया होगा, क्योंकि जब A लोगे तभी B को लेना पड़ेगा हमेशा। इसका मतलब जहां भी B आ रहा है उसके पहले हमेशा A को लिया होगा। इसका मतलब A और B हमेशा साथ में आएंगे, इनको आप कभी भी अकेले अलग नहीं ले सकते, याद रखिएगा। A के साथ में हमेशा B आएगा। दूसरा देखिए, वन हु सेलेक्टेड A, यानी कि जो भी A लेता है वो E सेलेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि A के साथ कभी भी E नहीं आ सकता, याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी C या D में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो कॉम्बिनेशन में, उसके साथ कभी भी F को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 कंडीशंस है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ते हैं ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन। दोस्तों एक बात बताइए मुझे जल्दी से, कि अगर मैं, ध्यान से सुना, अगर मैं A को लेता हूं तो A के साथ हमेशा B आएगा? जी हाँ आएगा। A के साथ C आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। और 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 6 में से, तो एक कॉम्बिनेशन तो बन गया हमारा ये वाला, एक हो गया। अच्छा दूसरा बताइए, A के साथ जब भी हमेशा B आएगा तो B के साथ D आ सकता है? हाँ जी आ सकता है, ये बन गया आपका दूसरा कॉम्बिनेशन। अच्छा बताइए, A के साथ B और B के साथ E कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब भी A लोगे तो उसके साथ E कभी भी नहीं ले सकते थे। इसका मतलब A के साथ E वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, लेकिन A के साथ B और B के साथ F का तो कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी कि ये बन गया आपका तीसरा कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? अच्छा 3 कॉम्बिनेशन तो बन गए। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, 3 कॉम्बिनेशन तो बन गए, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर मैं शुरू करता हूं, ध्यान से सुना, अगर मैं यहां पर शुरू करता हूं B के साथ कोई कॉम्बिनेशन, तो अभी आपने बताया था कि B के साथ तो हमेशा A को आना है, तो अगर हम B के साथ हमेशा A को लेंगे तो वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब B के साथ जो भी A लोगे तो वो तो पहले ही ले चुके हैं, यानी कि B के साथ A लेना कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इसका मतलब B के साथ अब कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अच्छा C के साथ तो बन सकता है, चलिए एक काम करते हैं, C के साथ तो A को ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप C के साथ A को लोगे तो A के साथ B आ जाएगा। ये बताओ ABC, ये भी तो कॉम्बिनेशन हम ले चुके हैं, इसका मतलब ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। हाँ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन सा? आप कहेंगे सर C के साथ D ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, तो C के साथ D ले लीजिए, और D के साथ A ले ले क्या? नहीं, क्योंकि A आएगा तो A के साथ B आ जाएगा, 4 हो नहीं सकते, और अगर सिर्फ A लेते हो तो वो भी गलत हो जाएगा। तो C के साथ D
और डी के साथ ए या बी अलग आएगा नहीं, एक साथ आएगा नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। अच्छा, तो सी के साथ डी और डी के साथ क्या आ सकता है? ए बी तो हो चुका है पहली, देखिए ए बी हम पहली दे चुके हैं, सी के साथ भी और डी के साथ भी। यहां देखिए क्या लिखा था, सी और डी जब भी लोगे तो उसके साथ हम कभी भी एफ नहीं ले सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी लोग। श्रुति, लिपांजलि, मयंक, मुना, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, शर्मिला, अक्कू, नीतीश, देखिए बिल्कुल सही बोला कि सी और डी के साथ कभी एफ नहीं ले सकते, यानी सी डी के साथ एफ नहीं आ सकता, लेकिन मेरे भाई ई तो आ सकता है, उसके लिए तो किसी ने मना किया, इसका मतलब सी के साथ डी और ई आ सकता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या हम डी के साथ कोई कॉम्बिनेशन शुरू कर सकते हैं? देखिए डी के साथ अगर ए को लोगे तो ए के साथ बी आएगा, और ए बी डी वाला हम पहले ले चुके हैं, तो डी के साथ अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। डी के साथ सी का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन चुका है, डी के साथ ई का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन चुका है, डी के बाद एफ का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बन सकता, यानी कि डी से साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। अगर हम ई से शुरू करें तो ई के साथ अगर ए लेते हो तो वो आ नहीं सकता, पहले मना किया हुआ है। ई के साथ एफ लेते हो तो ई के साथ एफ आ सकता है, लेकिन बात समझना मेरी, अगर आप ई के साथ में एफ का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो एफ अगर आ गया तो एफ के साथ कभी सी और डी नहीं आ सकता, और ई के साथ कभी ए नहीं आ सकता, और ए नहीं आया तो बी नहीं आएगा। इसका मतलब ई और एफ तो अकेले रह जाएंगे, इन दोनों के साथ ना तो ए आएगा, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ई और एफ का अकेला कॉम्बिनेशन कभी बन नहीं सकता, क्योंकि हमें तो 3 सब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब ऑन द टोटल अगर मैं बोलूं, एफ के साथ भी यही चीज है, एफ के साथ भी और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जो बनना था वो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं ए बी एफ में। समझ आ रहा है? अक्कू, सोनू, रेखा, शर्मिला, चंचल, एवरीवन क्लियर है? इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन ही बनने वाले हैं, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। और चौथा कॉम्बिनेशन कौन सा बना था हमारा? सी डी ई, ध्यान रखिए कौन सा? सी डी और ई। तो ये हो गए हमारे टोटल 4 कॉम्बिनेशन, 4 के अलावा 5वां कोई कॉम्बिनेशन कभी बन ही नहीं सकता। अब मैं लेकर चलता हूं आपको लास्ट लाइन पर। इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ओवर द सब्जेक्ट आर एस फॉलोज, मतलब कैंडिडेट का सिलेक्शन सब्जेक्ट्स के लिए इस तरीके से है। मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, ए वाले सब्जेक्ट जो है वो 70 कैंडिडेट पढ़ेंगे, बी वाला सब्जेक्ट भी 70 कैंडिडेट पढ़ेंगे, सी वाला सब्जेक्ट 90 कैंडिडेट पढ़ते हैं, डी वाला सब्जेक्ट 85 कैंडिडेट पढ़ते हैं, ई वाला सब्जेक्ट 70 कैंडिडेट पढ़ते हैं, और एफ वाला सब्जेक्ट जो है वो 35 कैंडिडेट पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 35 कैंडिडेट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक जगह मैंने लिखा है सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन और एक जगह लिखा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखिए ए बी और सी ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। हो सकता है मैं इसको 20 बच्चों को दे दूं कि चलो तुम लोग पढ़ो, हो सकता है मैं उनको 30 बच्चों को दे दूं, हो सकता है 50 बच्चों को दे दूं, हो सकता है 70 बच्चों को दे दूं। बात समझ रहे? तो ए बी सी एक पूरा कॉम्बिनेशन है, ये मैं कितने भी बच्चों को दे सकता हूं। अभी हमें नहीं पता हमने कितनों को दिया, लेकिन हमें ये पता है कि ए वाला सब्जेक्ट टोटल 70 बच्चे ही पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं, इसका मतलब काफी क्या सोचते हैं कि सर ए बी सी ए वाला अगर 70 लोग पढ़ेंगे तो ए तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये तो 70 लोगों को मिल जाएगा। ये किसने बोला? ये किसने बोला? भाई अगर हम ए बी सी वाला 70 लोगों को देते हैं, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब कि 70 बच्चे ऐसे हैं जो ए भी पढ़ रहे हैं, बी भी पढ़ रहे हैं और सी भी पढ़ रहे हैं, यानी कि ए वाला सब्जेक्ट भी 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, बी वाला सब्जेक्ट भी 70 बच्चे पढ़ रहे हैं और सी वाला सब्जेक्ट भी 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इसका मतलब हुआ, यानी कि ए बी सी टोटल 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, बट इंडिविजुअली अलग अलग अगर मैं देखूं तो ए वाला भी 70 लोग पढ़ रहे हैं, बी वाला भी 70 लोग पढ़ रहे हैं और सी वाला भी 70 लोग पढ़ रहे हैं। और ऐसा हमें कहीं भी नहीं कहा गया कि ए वाला ए बी सी में से ये सारे सब्जेक्ट, ये टोटल जो पूरा कॉम्बिनेशन 70 लोग ही पढ़ेंगे, ये तो नहीं बोला गया। हमको ये बोला गया है कि ए वाला सब्जेक्ट 70 लोग पढ़ेंगे, बट अभी हम नहीं कह सकते कि भाई ए वाला सब्जेक्ट पूरे के पूरे ये जो कॉम्बिनेशन है 70 लोगों को हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन भी तो है और दूसरे कॉम्बिनेशन में भी तो ए आ रहा है। तो एक बात बताइए, अगर मैं ए बी सी पूरे 70 लोगों को दे दूंगा तो अब जो हमारे पास सब्जेक्ट बचेगा ए बी डी, ये तो फिर किसी को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहां भी तो ए बी डी वाला अगर मैंने 10 लोगों को दे दिया, तो अगर ए बी डी मैंने 10 लोगों को दे दिया, यानी कि यहां पर
ABD वाला जो सब्जेक्ट है वो 10 लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी 70 लोग पढ़ चुके हैं ए वाला सब्जेक्ट, तो ए वाला सब्जेक्ट तो फिर भाई 80 लोग पढ़ लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि ए वाला सब्जेक्ट सिर्फ 70 लोग ही पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का एक बार भाई थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ रही है तो। थैंक यू। तो एक बार दिल से थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला सब्जेक्ट से 70 लोग पढ़ेंगे, बी वाला सब्जेक्ट से 70 लोग पढ़ेंगे, सी वाला 90, फिर 85 और अलग 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 आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे बोला गया है देव, प्रियंका, नीतीश, VS चौधरी, ध्यान से देखिएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल कितने कैंडिडेट है, आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन तो हम निकाल चुके हैं, वो तो 4 बन गए। लेकिन अब पूछा जा रहा है बताइए कितने लोग टोटल एडमिशन लिए या कितने लोग एग्जाम में अपीयर हुए। ये निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये कॉम्बिनेशन कितने कितने बच्चों को दिए गए। तो जो बच्चे निकलेंगे वही जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब हमें निकालना है कि ABC कितने लोग पढ़ते हैं, ABD कितने लोग पढ़ते हैं, ABF कितने लोग पढ़ते हैं और CDE कितने लोग पढ़ते हैं। इसको करने का अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले वो वाला कॉम्बिनेशन उठाओ जो सबसे अनकॉमन होता है। अनकॉमन का मतलब जैसे कि AB देखो तो सब में कॉमन आ रहा है, अगर मैं C की बात करूं तो वो भी 2 जगह आ रहा है, अगर मैं D की बात करूं तो वो भी 2 जगह आ रहा है। लेकिन अगर सबसे अनकॉमन वाला कॉम्बिनेशन देखूं तो वो है हमारा CDE। क्यों? क्योंकि E जो है वो सिर्फ इसी में आया है और कहीं नहीं आया। बाकी देख लीजिए, बाकी सब कहीं ना कहीं और कहीं आए हैं। अब आप कहेंगे सर ABF तो भी तो है, लेकिन ABF की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं उसमें जो AB आया वो बहुत जगह कॉमन आया। तो हम ऐसा वाला लिखाएंगे जो सबसे मिनिमम से मिनिमम कॉमन हो। वो कौन सा था? CDE। ये तरीका होता है। हमने CDE उठाया। अच्छा ये बताइए CDE वाला सब्जेक्ट कितने लोग पढ़ सकते हैं, ये हमें पता चलेगा। ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें से कैसे ये बताइए। C 90 लोग पढ़ते हैं, D 85 लोग पढ़ते हैं और E 70 लोग पढ़ते हैं, दिया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि CDE वाला सब्जेक्ट 90 लोग पढ़ सकते हैं तो क्या है, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ, मेरी ये बात सही है कि गलत है? मैंने बोला कि CDE कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट 90 लोग पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। आप कहेंगे सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि जितने लोगों ने गलत बोला वो सही है। देखिए क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि अगर मैं CDE 90 लोगों को देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 90 लोग C पढ़ रहे हैं, 90 लोग ही D वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, 90 लोग ही E वाला पढ़ रहे हैं। भाई टोटल जो है वो कॉम्बिनेशन दे दिया 90 लोगों को अलग अलग, तुम ये ले लो तुम ये ले लो, सबको दे 90 लोगों को बांट दिया। इसका मतलब C वाला सब्जेक्ट भी तो 90 लोग पढ़ रहे हैं, D वाला भी 90 लोग, E वाला भी 90 लोग, जबकि E वाला सब्जेक्ट सिर्फ 70 लोग ही पढ़ सकते हैं, यानी 90 आ नहीं सकता, और D वाला सब्जेक्ट सिर्फ 85 पढ़ सकते हैं, उसमें भी 90 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले तो वो वाला कॉम्बिनेशन उठाना है जो सबसे अनकॉमन है, सबसे कम कॉमन है, और उसके बाद वैल्यू वहां से रखना स्टार्ट करना जो उस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू होगी। बात समझ रहे? अगर सबसे बड़ी वैल्यू रख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटी वैल्यू हम रखते हैं तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अगर मैं बोलूं कि C, D और E में से सबसे कम वैल्यू वाला सब्जेक्ट कौन पढ़ता है, तो आप कहोगे सर E वाला 70 लोग। तो हम कह सकते हैं सर 70 लोग अगर E पढ़ते हैं तो अब ये पॉसिबल है कि CDE 70 लोगों को मिल जाएगा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब 70 लोग C पढ़ रहे हैं, 70 लोग D पढ़ रहे हैं और 70 लोग ही आपके E पढ़ रहे हैं। यही तो बात हुई इसका मतलब। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अगर 70 70 70 हो गया तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा यार, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, तो जगह के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाली जगह ले लेता हूं, ठीक है? नहीं तो फिर यार बना नहीं पाऊंगा, ठीक है? ऊपर वाली जगह ले लेता हूं एक बार,
ठीक है, समझ आ रहा है? एक बार थम्स अप करते जाइए अगर समझ आ रहा है। अच्छा ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर से, ए पढ़ता है 70, बी पढ़ता है 70, सी पढ़ता है 90, डी पढ़ता है 85, ई पढ़ता है 70 और एफ पढ़ता है 35। दोस्तों एक बात बताओ, अगर सी 70 पढ़ रहा है, डी 70 पढ़ रहा है, ई 70 पढ़ रहा है, तो ई वाले तो पूरे खत्म हो गए, ई 70 लोगों को पढ़ना था और ई 70 लोग पढ़ चुके, यानी पूरे खत्म हो गए। लेकिन सी 70 ही लोग पढ़ रहे हैं अभी, जबकि सी होने कितने चाहिए 90। तो एक बात बताइए, अगर मैं 90 में से 70 माइनस कर दूं, यानी कि अभी भी 20 ऐसे सब मतलब 20 ऐसे लोग हैं जो सी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सी टोटल 90 लोग पढ़ते हैं और अभी हमने सिर्फ 70 लोगों को ये सब्जेक्ट दिया है, अभी भी 20 लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा डी के बारे में क्या पता चला, डी है टोटल 85, यानी कि डी में से भी 70 घटा दो, कितना बचा 15, यानी कि अभी भी 15 लोग ऐसे हैं जो डी वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप देख भी रहे हो कि डी और भी जगह मौजूद है, तो चलिए उसको भी देख लेंगे। अच्छा ई तो पूरा खत्म हो गया। अच्छा अब बताइए दूसरा सबसे अनकॉमन कौन सा है। आप कहोगे सर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ना करके हम ए बी एफ ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि भाई अगर देखें तो देखो ए बी तो सब में कॉमन है, आप चाहे सी वाला ले लो, चाहे डी वाला, चाहे एफ वाला। मैं कह रहा हूं आप एफ वाला ले लीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए एफ की वैल्यू भी तो सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू और सबसे अनकॉमन वाली चीजें पहले उठाना है आपको। ये बताइए, अब मैंने उठाया ए बी और एफ, ए बी एफ बताइए कि सबसे कम कितने लोग पढ़ सकते हैं। आप कहोगे सर ए बी और एफ में सबसे कम वैल्यू एफ की है 35। अगर मैं ए की वैल्यू उठाकर रख देता हूं कि ये ए बी एफ वाला सब्जेक्ट 70 लोग पढ़ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 70 लोग तो कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एफ वाला सब्जेक्ट तो सिर्फ 35 लोगों को पढ़ना है। तो अगर 35 लोगों को पढ़ना है तो हम 70 को तो दे ही नहीं सकते सब्जेक्ट। इसका मतलब सबसे कम वाली वैल्यू ही तो यहाँ रखोगे। अब ये बताओ एफ वाला सब्जेक्ट 35 लोग पढ़ सकते हैं, इसका मतलब 35 लोग ऐसे हैं जो ए पढ़ रहे हैं, 35 लोग ऐसे हैं जो बी ने पढ़ा है, और 35 ऐसे हैं जिसने एफ पढ़ा है। ये तो मतलब हुआ। अच्छा दोस्तों बताइए, ए को तो 70 लोगों को पढ़ना है, लेकिन हमने 35 लोगों को दे दिया ऑलरेडी, यानी 70 में से अगर मैं 35 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। और यहाँ पर बी वाले में से भी अगर 35 माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। अच्छा बताइए, एफ का कोटा तो खत्म हो गया ना, एफ 35 को मिलना था और 35 को मिल गया, खत्म। अच्छा अब मुझे बताइए, एफ हो गया, लास्ट हो गया, अब कौन सा? कोई भी उठा लो। अब उठाता हूं मैं ए बी और डी, उठा लिया। ये बताइए ए बी और डी, ए बी डी में से अब मुझे बताओ फाइनल वैल्यू देख के, ए की वैल्यू 35 बची है, बी की वैल्यू 35 बची है और डी की वैल्यू 15 बची है। मैंने क्यों ए बी डी उठाया? क्योंकि मैंने यहां पर ये देख लिया था कि सबसे मिनिमम वैल्यू अब डी की बची हुई है, तो मैंने ए बी डी को उठा लिया। मैंने बोला ना मिनिमम वैल्यू उठा के चलना हमेशा। चलो ये बताओ, ए बी डी वाला सब्जेक्ट कितने लोग पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? आप कहोगे सर ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 35, डी की वैल्यू 15, तो ऑब्वियस सी बात है ये 15 ही लोग पढ़ सकते हैं, 35 लोग तो कभी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि डी तो 15 ही लोगों को बचा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर बोलूँ तो 15 लोगों ने ए पढ़ लिया, 15 लोगों ने बी पढ़ लिया और 15 लोगों ने डी कर लिया। इसका मतलब डी का कोटा अब पूरा हो चुका है। डी पूरे पूरे कितने हो गए? 85 खत्म। क्यों? 70 पहले पढ़वा दिए, 15 अभी पढ़वा दिए, पूरे पूरे 85 खत्म। लेकिन ए और बी अभी 15 ही पढ़े। इसका मतलब अगर मैं 35 में से 15 माइनस करूं तो बचेगा कितना? 20, और 35 में से अगर मैं 15 माइनस करूं बचेगा कितना? 20। तो मुझे बताइए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अब ए वाला भी 20, बी वाला भी 20 और एक लास्ट बचा है सी, ऑटोमेटिकली वो 20 पर ही आ गया और वो 20 ही बचा था। अब बताइए दोस्तों, लास्ट सब्जेक्ट है ए बी और सी, और तीनों को ही 20-20 लोगों को पढ़ना है, तो हमने इसको 20 लोगों को दे दिया, यानी कि ये आपका 20 का कोटा पूरा। और अगर ये पूछो तो ये भी 20 का पूरा और ये भी 20 का पूरा, सॉरी यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 20-20-20 पूरा कंप्लीट। यानी कि फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, सी डी ई वाला सब्जेक्ट 70 लोगों को मिला, ए बी एफ वाला 35 लोगों को मिला, ए बी डी वाला 15 लोगों को मिला और ए बी सी वाला सब्जेक्ट 20 लोगों को मिला। अब बताइए, यही तो वो बच्चे हैं टोटल जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। जब एग्जाम में अपीयर हुए तभी तो उनको सब्जेक्ट मिला है। इसका मतलब टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 70 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 20, जरा सबको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है?
140। इसका मतलब करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 140। समझ आया कि नहीं आया? 140 इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला था? कितने टोटल अपीयर हुए? करेक्ट आंसर विल बी 140। अच्छा सच बताओ, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताओ। और अगर नहीं आया तो नहीं आएगा मतलब ये है कि एक बार में नहीं आया, बट अगर इसको दोबारा देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इतना डीप में समझा दिया है कि आई थिंक इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। ये मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, गारंटी दे रहा हूँ मैं कि किसी को भी अगर दोबारा भी वो समझेगा ना तो इसको अब दिक्कत नहीं आने वाली कभी इसमें। ठीक है, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताइए सभी लोग कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतीश, शर्मिला, आशीष, लिटुन, प्रियंका, चंचल, देव, श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समझ आ गया? रेखा, अनु अग्रवाल, ठीक है। चलें आगे। नीतीश, अक्कू, पारस समझ में आ गया, अनामिका, मयंक, प्रिंस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ये पजल खत्म हो गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से हम अब स्टार्ट कर देते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है अब आज के क्वेश्चंस, फटाफट इनको लगाते हैं और तैयारी करते हैं। किसकी ये तैयारी है? किसकी? चलिए बताओ। ये तैयारी है उसकी। उसकी मतलब आरआरबी प्री क्वालिफाई करना है कैसे भी करके। तो इस क्वेश्चन को तो लगाना ही लगाना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखिए अब आप ये मत कहना सर उसमें आधा घंटा लग गया समझाने में। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको सच बताऊं कि तो खुद से अगर करता, मुश्किल से 5 या 7 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए ऑब्वियस सी बात है टाइम लगता है, क्योंकि डीप में समझाया। मैं चाहता आपको बहुत जल्दी 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 समझा देता, बट वही है ना, आधा घंटा ज़रूर मैंने लगाया समझाने के लिए, लेकिन वो आधा घंटा आपका कितना मिनट कम करने वाला है ये आपको नहीं पता, है ना। तो देखो, कठिन क्वेश्चन को समझाने के लिए, अच्छे क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम लेना पड़ता है। जितना हम टाइम लेंगे उतना आपका आगे टाइम बचेगा, और जितना मैं यहाँ जल्दी समझाऊंगा उतना आपको वहाँ टाइम लगेगा करने में। तो जाहिर सी बात है, एक बार समझ लो बाकी तो फिर हो ही जाएगा। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपसे बोला है कि बताइए एल का कोड क्या होगा, आराम से बता देंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों का आंसर आ भी रहा है, बिल्कुल सही है। एल का कोड जो आप लोग दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। आप देखिए एल कहाँ पर है। आप कहोगे सर एल एक तो यहाँ दिख रहा है, एक एल यहाँ दिख रहा है, और एक एल यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है जो कॉमन है, जो और कहीं नहीं है। तो मुझे बताइए क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे ऑल कैंडिडेट मस्ट पास इन ऑल कोर्सेज, कैंडिडेट्स राइट ऑल। तो आप कहेंगे सर ऑल कॉमन दिख रहा है मुझे। क्या कॉमन दिख रहा है? ऑल। तो एक बात बताइए, ऑल यहाँ भी है, ऑल यहाँ भी है, और ऑल यहाँ भी है। क्या कोई और ऐसा वर्ड है जो सब में कॉमन है? देखो, कोर्स और कोर्स यहाँ है बट ऊपर नहीं है। कैंडिडेट यहाँ पर है बट बीच में नहीं है। और अगर मैं देखूं और कोई पास और पास यहाँ है बट यहाँ पर नीचे वाले में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल। ऑल इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए JANA किसका कोड होगा। आप कहेंगे सर JANA तो आसान है, कर लेंगे कैसे। देखिए जे भी यहाँ आ रहा है, NA भी यहाँ आ रहा है। अच्छा देखिए, जे यहाँ पर आ रहा है और NA यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब JA और NA यहाँ तो आया। ऐसे कोई दो वर्ड हैं जो ऊपर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर सिर्फ एक आ रहा है और यहाँ पर भी सिर्फ एक आ रहा है। कौन सा हो सकता है? चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए ऐसे कौन से वर्ड हैं जो ऊपर तो 2 बार आ रहे हैं बट नीचे एक बार आ रहा है? कौन सा हो सकता है? तो देखो, अगर मैं पहले में और लास्ट वाले में कंपेयर करूं तो NA दोनों में कॉमन है। अगर NA और NA दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पर ऑल तो खत्म हो गया, ऑल की बात तो खत्म हो गई, ऑल को हटा दो, हटा दिया। अब ये बताइए पहले में और लास्ट में दोनों में NA आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। क्या है? आपने देखा सर इसमें कॉमन है कैंडिडेट्स, तो इसका मतलब NA किसका कोड हो जाएगा? कैंडिडेट का। ठीक, कैंडिडेट का कोड हो गया। अब ये बताइए पहले और दूसरे में जे और जे कॉमन है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। आप कहोगे सर दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपका पास, और इसमें भी पास, क्योंकि ना तो कोर्सेज आएगा
कोर्सेज नहीं आएगा, ठीक है, कोर्सेज तो नहीं आएगा। और ऊपर और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब जे जो है वो जे कोड हो जाएगा पास का। तो करेक्ट आंसर विल बी कैंडिडेट एंड पास। मुझे बताइए कैंडिडेट पास जैसा कोई वो ऑप्शन है क्या? नहीं। आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर 5। जब कभी नन ऑफ द अबव होता है तो कभी ना कभी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ गलती तो नहीं करी। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या कोई गलती तो नहीं करी। एन अगर मैं देखूं तो एन ए दोनों में कॉमन कैंडिडेट्स था, बिल्कुल सही है, और तो कोई है नहीं कॉमन। और अगर मैं आपसे बोलूं जे और जे, तो जे सेकंड में कॉमन, सेकंड में कॉमन, तो भाई एक ही चीज़ दिख रही है, वो है आपकी पास। करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, ये बताइए यहाँ पर पूछा जा रहा है पास का, अरे यार अभी तो निकाला था, पास का कोड क्या होगा? पास का कोड क्या निकला था हमारा? जे निकला था। करेक्ट आंसर जे हो जाएगा, खत्म। क्योंकि देखिए पास इसमें भी है, पास इसमें भी है, ठीक। ऑल का कोड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो पास और पास क्या बच रहा है? जे और जे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए साकालीगी, यानी कि SAKLI और GI, ठीक है, SAKLI और GI, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से सभी लोग। नेहा सैनी, VS चौधरी, सचदेवा जी, डिम्पल सचदेवा जी, देन वी हैव अक्कू आकाश, पारस एंड एवरीवन, जो भी लोग देख रहे हैं, शर्मिला, जल्दी से बताइए। नीतीश, करीना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? SAKLA और LI और GI। देखिए हमें पता है कि LI जो था वो तो भैया कोड था ऑल का, तो LI कोड हो गया ऑल का, ये बात क्लियर है। LI हट गया। अच्छा देखो, अगर मैं NA को हटा दूं, LI को हटा दूं, बचा क्या? SA और RA। यहाँ से अगर मैं LI हटा दूं, J हटा दूं, क्योंकि वो तो हमें पता था किसका कोड है, और ऊपर से भी NA हटा दूं, LI हटा दूं और J हटा दूं, बचा क्या? PA, ठीक। तो PA तो साफ साफ कोड हो गया मस्ट का। अब बताइए SA, KA, LI और GI, तो LI का कोड तो ऑल हो गया। अब बताइए GI कहां पर है? GI, अरे यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, सभी को सॉरी, मैं एक्चुअली दूसरे ही चक्कर में चला गया था, सॉरी। यहाँ पर एक्चुअली ये मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैंने डायरेक्टली ये पढ़ लिया। बताओ इसका कोड क्या होगा? वही कर भी लेते सभी लोग, मैंने भी वही कर दिया। और सिंपल सी बात वो ये भी कह रहे हैं कि राइट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कोड अगर ये है तो बताइए कि व्हाट इज़ द कोड फॉर टॉपिक्स। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम राइट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोड लिखते हैं SAKLI या GI, ठीक है, तो बताइए कि टॉपिक का कोड क्या होगा। तो हमें पता है कि LI कोड तो ऑल का हो गया। अब बचा आपका राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझे बताइए क्या ऊपर कहीं पर राइट है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर है, राइट यहाँ भी है और राइट यहाँ भी आ गया। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कि सर दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें SA, यानी कि SA जो है वो राइट का हो जाएगा, ऑल जो है वो LI का हो गया। बचा हमारे पास KA और एक बचा हमारे पास GI, और दोनों में से किसी का भी कोड हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि ऊपर से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसका कोड है, तो आंसर विल बी आइदर KA और GI, ठीक है, आइदर KA और GI इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया। चलो अगर क्लियर हो गया चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये बताइए कि SANARALI का कोड क्या होना चाहिए? हमें पता था LI तो भैया ऑल का कोड है, और NA हमने निकाला था कैंडिडेट का कोड, SA हमने अभी निकाला था, SA किसका निकाला था? राइट का कोड निकाला था। तो SA हो गया भाई आपका राइट का कोड, और SA हो गया, NA हो गया, LI। अब बचा क्या? RA देख लो भैया कहाँ पर है? RA यहाँ पर है। देखो SA तो हो गया राइट का कोड, ऑल हो गया, कैंडिडेट हो गया, बचा क्या? कोर्सेस। तो कोर्सेज जो है वो RA का हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा COURSES, कोर्सेज। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑल कैंडिडेट राइट कोर्सेज, ऑल कैंडिडेट राइट, ये वाला हो रहा है, ऑल
कैंडिडेट राइट कोर्सेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये है कल का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने आंसर, हाँ जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। श्रुति, सोनू, चंचल, सचदेव, डिम्पल, करीना, अक्कू, आकाश, नीतीश, मज़ा आ रहा सभी को? एक बार थम्स अप कर दीजिए। बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों के। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर्स हैं वो ऑप्शन नंबर 3 होगा पिछले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क का। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, ये आपने बना भी लिया होगा और आपने कमेंट में आंसर भी दिए थे, मैंने देखे थे। ये बताइए, एक कार पी पॉइंट से स्टार्ट होती है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है और वहां से राइट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर जाती है। ये बताइए, एक कार किसी पॉइंट से गई ऊपर उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, वहां से राइट लिया, कितना गई? 15 किलोमीटर। वहां से फिर क्या किया उसने? 6 किलोमीटर लेफ्ट लेती है। तो अच्छा एक बात बताइए, 15 मीटर राइट टर्न लेके आई और ये 6 किलोमीटर चली गई लेफ्ट, यानी कि 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएगी। लेफ्ट तो ऊपर ही होगा ना, जब आप इस दिशा में जा रहे हो तो ऊपर चले आएगा। ऊपर चली गई 6, फाइनली वो फिर से एक लेफ्ट लेती है और 15 आती है। लेफ्ट कहाँ पर होगा? इस तरफ। कितना आ गई? 15। 15 जाने के बाद अब बताइए, ये पॉइंट क्यू पर आ गई और ये पॉइंट कौन सा था? पी। पूछा जा रहा है बताइए हाउ फार इज पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। ऑब्वियसली बात है आंसर होगा 16 किलोमीटर, क्योंकि अगर ये 10 है ये 6 है तो कितना हो जाएगा? 10 और 6 16। करेक्ट है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। ये क्या है? क्या है ये आपकी एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है। क्या है? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। मैं बता देता हूं, देखो क्या लिखा है इसमें। आपको बोला गया है बताइए ऐसे कितने वॉवल हैं। तो मैंने वॉवल चाहिए थे तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? वॉवल लिख लिया। लिख लिया, ये मेरा तरीका होता है सॉल्व करने का। ऐसे कितने वॉवल हैं इस अरेंजमेंट में जिनके तुरंत प्रीसीड का मतलब पहले, जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है। बात समझना, जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट है और जिनके तुरंत बाद एक सिंबल है। यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए? एक सिंबल आना चाहिए। क्लियर हो गया? वॉवल के पहले कंसोनेंट और उसके बाद में सिंबल। तो मैंने आपको एक दिन और बता, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी तरीके का। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि कभी भी सिंबल का पूछा जाए ना, मतलब सिंबल आ जाए अगर क्वेश्चन में, तो आप सिंबल को ही देखिए और सिंबल से आगे चलिए। बात समझ रहे हैं? आप सिंबल को देखिए और सिंबल से आगे चलिए। मुझे बताइए, सिंबल से पीछे चले तो वॉवल, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट। बस ये देख लो, सिंबल से पहले वॉवल, वॉवल पहले कॉन्सोनेंट। ये बताइए सिंबल मिला, सिंबल से पहले वॉवल नहीं मिल रहा, छोड़ दो। सिंबल से पहले वॉवल मिल रहा है, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है, यानी कि एक हो गया, एक हो गया। सिंबल से पहले वॉवल, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं मिला, छोड़ दीजिए। सिंबल से पहले वॉवल नहीं मिला, सिंबल से पहले वॉवल नहीं मिला। आगे चले तो सिंबल से पहले वॉवल नहीं मिला, सिंबल से पहले वॉवल नहीं मिला, सिंबल से पहले वॉवल और वॉवल से पहले कंसोनेंट मिल गया। आंसर कितना होगा? 2। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो सभी लोग, क्या बोल रहे हैं? अगर मैं सभी सिंबल को ड्रॉप कर दूं यानी हटा दूं, सभी सिंबल को अगर गिरा दिया जाए तो बताइए कि इस अरेंजमेंट में लेफ्ट से 18वां कौन सा होगा। तो काफी लोग क्या करते हैं, पूरी सीरीज लिखेंगे सिंबल को हटाकर, तो उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, जब भी आप काउंट करो तो सिंबल को काउंट मत करो अपनी काउंटिंग में, उसको स्किप कर दो। क्या करना है? लेफ्ट से 18वां देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वी। वी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सिंबल नहीं काउंट किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो अदर थे उनको काउंट किया और आंसर कितना आ गया? लेफ्ट से 18वें पर वी आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, पक्का? चलो भाई आगे चलो। ये आया एक और नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन आपके IBPS, RRB, क्लरिकल, PO और IBPS क्लर्क उन सभी में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक सीरीज दी हुई है आपको नंबर्स की, 256, 765। सबसे पहले समझ लो ये है क्या। यहां पर आपको कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4 5
6 और 7, टोटल 7 नंबर्स हैं 3 डिजिट के। फिर से सुन लो, 7 नंबर 3 संख्या के, 3 संख्या के 7 नंबर दिए हुए हैं। क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर पहली संख्या और तीसरी संख्या को हर नंबर में इंटरचेंज कर दें तो बताइए कि दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनने वाला है। बात समझ में आई मेरी? फिर से सुन लो क्या बोला जा रहा है। अगर मैं हर नंबर की पहली और तीसरी संख्या को अदल बदल कर दूं, यानी इंटरचेंज कर दूं, तो दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनने वाला है, ये तो पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए आंसर क्या होगा। देखिए जब आप पहली संख्या और तीसरी संख्या को अदल बदल करोगे तो पता क्या करो, इसका एक तरीका क्या है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप बिना एरर के जल्दी कर सकते हो, ऐसे कि पहली और तीसरे को इंटरचेंज करो, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, बीच वाला हमने नहीं लिख रहा है, क्यों आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, इंटरचेंज कर दिया पहली और तीसरी को, यहाँ 2, यहाँ पर 4, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6 और यहाँ पर लिखा मैंने 3। अब क्योंकि 6 से शुरू होने वाले 2 नंबर थे तो यहाँ पर भी मैंने 5 लिख लिया और यहाँ पर भी मैंने 5 लिख लिया। समझ में आ गया? क्योंकि 2 नंबर ऐसे थे तो 6 से शुरू हो रहे थे। अब मुझे बताइए दूसरे नंबर का हाईएस्ट कौन सा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे हाईएस्ट तो भाई ये नंबर बन जाएगा जो कि 900 कुछ शुरू हो रहा है। कितना ये? 915। दूसरा कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, एक है आपका 653 और एक है आपका 652। इस पर नज़र मत डालना क्योंकि एक और नंबर है आपके पास 761, तो दूसरा सबसे हाईएस्ट होगा 761। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बात समझना मेरी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? काफ़ी लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए कि 761 इज द करेक्ट आंसर, जो कि गलत है। कभी भी ऐसा मत कर देना, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वो क्या कह रहे हैं? वो आपसे कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर दें तो कौन सा नंबर दूसरा सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा? तो 167 जो नंबर है वो दूसरा सबसे बड़ा नंबर बनेगा, इसलिए 167 पे टिक करेंगे, ना कि 761 पे। बात समझ में आई? यही गलती एग्जाम में होती है कि हम 761 को पहले लगा देते हैं, जबकि 761 तो बदलने के बाद बना है ना, बट कौन से नंबर को बदला है वो ये पूछ रहा है। कौन से नंबर को बदलने पर ऐसा होगा? तो 167 को बदलने पर होगा। तो आंसर क्या लगाओगे? 167। ध्यान रखिएगा, कभी भी बदले हुए नंबर्स पे आंसर मत लगाना, हमेशा ओरिजिनल नंबर्स पे ही आंसर लगाइएगा। ठीक, ये तो हो गया भैया एक बात। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को यार मैं इतना क्यों करूंगा सब, मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता हूँ। पता कैसे? थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ी। ये बताइए, पहले को और तीसरे को इंटरचेंज करना है तो जरा दिमाग में बताओ, तीसरा वाला नंबर अगर पहले आएगा तो इसका मतलब वही तो नंबर बड़ा होगा जिसकी पहली डिजिट सबसे बड़ी होती है। अगर वो 700 की है तो 700, 600, 500, 900, यही तो होता है। तो अगर पहली डिजिट 6 की है तो मतलब 600 से नंबर होगा, अगर 7 की है तो वो 700 से होगा, 9 की है तो 900 से होगा। इसका मतलब वो नंबर जो तीसरे पर, यानी तीसरी संख्या जिसकी बड़ी होगी वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बात समझ रहे हैं? वो नंबर जिसकी तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, क्योंकि वो संख्या सबसे पहले आ जाएगी। तो जो बताइए तीसरी संख्या सबसे बड़ी किसकी है? ये है 9। इसका मतलब ये वो नंबर है जो सबसे बड़ा बनने वाला है। अब बताइए ऐसा कौन सा दूसरा नंबर बढ़ेगा जिसकी संख्या 9 से जस्ट छोटी है? आप कहोगे सर ये है 7, क्योंकि जब 7 सामने आएगा तो ये 761 बन जाएगा। आपको पूरा एक एक लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप माइंड में कर सकते थे कि 761 इज द करेक्ट आंसर, बट 761 नहीं लगाना, क्या लगाना है? 167। ये हो गया भाई इसको जल्दी करने के तरीके। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये थे इसको जल्दी करने का तरीका। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एक लिख के कर लो। भाई देखो, अच्छा है कि आप 1 मिनट ज़्यादा ले लो बट आंसर गलत मत करो, बट जिसको समझ में आ रहा है वो जल्दी कर सकता है। चलें आगे। मज़ा आया इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप मन में सोच लो कौन सी वो संख्या बड़ी है जो पहले पर आके सबसे बड़ा नंबर बना देगी। आपने बोला 9, सेकेंड हाईएस्ट विल बी 161। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ लो पहले तो क्या लिखा है। आपसे बोला गया है अगर एक को जोड़ दें हर आखिरी संख्या में, हर नंबर की आखिरी संख्या में एक जोड़ दें, ठीक है, और एक घटा दें दूसरी संख्या से हर नंबर के।
तो बताइए ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो कि 2 से भागित हो जाएंगे यानी डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझ लो। अगर मैं हर नंबर की आखिरी संख्या में 1 जोड़ दूं और साथ ही साथ दूसरी संख्या में 1 घटा दूं, तो बताइए ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो कि 2 से डिवाइड होंगे। चलिए ऐसा करते, ये तो करना ही पड़ेगा, ये करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग से बस काम लेना है, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। ये बताइए आखिरी संख्या में 1 जोड़ोगे और आपको पता है कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो हमें उसकी आखिरी वाली संख्या ही तो चेक करना है। अगर आखिरी संख्या 2 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, यही तो होता है कॉन्सेप्ट। तो ये बताइए आपको ये जो माइनस करने वाला जो तरीका है ना, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आखिरी संख्या में जोड़ने पर कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एक बात बताओ, अगर मैं कभी भी इवन नंबर में 1 जोड़ूंगा तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा और वो कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी ऑड नंबर में मैं 1 जोड़ूंगा वो हमेशा इवन नंबर बन जाएगा और वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो नंबर देखना है जो कि ऑड है, बस वही नंबर बन जाएगा जो कि आपका 2 से डिवाइड हो जाए। ये बताइए 765 ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 480 ये तो इवन था, ऑड बन जाएगा, ये होगा नहीं। 167 डिवाइड हो जाएगा, 519 डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3। बात समझ रहे हैं? इसको एक तो करने का तरीका क्या था, एक तो तरीका वही था, क्या करते आप 2 लिखते, दूसरी में से 1 घटाना था 4 लिखा, 6 में 1 जोड़ना तो मैंने क्या लिख दिया 47। अब बताइए 247 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते थे ना कि 256 2 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर आखिरी संख्या में मैंने 1 जोड़ दिया तो वो बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ, हाँ सही तो है, वो बन जाएगा यहाँ पर लगभग लास्ट में एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो अगर वो लास्ट में ऑड नंबर बन गया तो वो कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए हमें वो संख्या ढूंढनी है जो कि ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में जब आखिरी संख्या में 1 जोड़ोगे तो हमेशा वो इवन बन जाएगा और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये सब कॉन्सेप्ट है, सच बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता होते ना, वो पता एग्जाम में क्या करता है, वो यही करता है, वो करता है 247, फिर वो करेगा 7 और बीच वाले दूसरी वाली में से 1 घटाना था, ये 5 बन गया, और फिर 5 में 1 आखिरी वाले में 1 जोड़ना था तो ये 6 बन गया। हाँ सर ये डिवाइड हो गया। फिर ये वाला लिया, 4 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, ये वाला तो सर नहीं हो रहा डिवाइड। फिर ये लिखेगा, 9 लिखा, 7 लिखा और 1 लिखा, सर ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आप यहाँ गए, 1 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा, हाँ सर ये भी डिवाइड हो गया। फिर आप यहाँ पर आए, 5 लिखा, 0 लिखा और 8 लिखा, हाँ सर ये भी डिवाइड हो गया 2 से। फिर आपने ये लिखा 3, 4 और 5, नहीं सर ये नहीं हो रहा। ये बताइए कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड हुए? 1, 2 और 3। तो हमारा भी तो पहले यही आंसर आ रहा था। तो भैया इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क बैंकिंग में बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टुच्चे से क्वेश्चन में अगर आप 1-1 मिनट का टाइम लगाओगे तो फिर क्या मतलब, 10 सेकंड में उड़ा दो क्वेश्चन ऐसे ही। समझ आया? मज़ा आया? मज़ा आ गया तो भैया जल्दी से एक थम्सअप करके मुझे बता दो, जल्दी से सभी लोग एक थम्सअप करके बता दो अगर मज़ा आ रहा है तो, सभी लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये बताइए, दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। चलो सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ कि मेरी हाइट तो नहीं आ रही। हाँ थोड़ी सी हाइट आ रही है। सो दोस्तों आज का सेशन मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा और आपको इस पजल के साथ छोड़ जाऊँगा। ये है फ्लोर बेस्ड पजल। किस पे बेस्ड पजल है? ये है फ्लोर बेस्ड पजल। और फ्लोर बेस्ड पजल जो होती है ये आपके एग्जाम में 1000% आनी ही आनी है। और ऐसा ना हो कि ऐसी ही पजल आ जाए, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कैसा है। मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है कि जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना। तो भाई ये 1000% ये क्वेश्चन ऐसा आना है आपके एग्जाम में। तो ये मैं दे रहा हूँ आप सभी को एज अ होमवर्क, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोर बेस्ड पजल हो चाहे कोई भी बेस्ड पजल हो, पजल सिटिंग अरेंजमेंट में कब कराने वाला हूँ मैंने आपको बता दिया था कब कराने वाला हूँ। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस मैं अनअकैडमी पर फ्री लेने वाला हूँ 1 महीना लगातार।
ये क्लासेस भी चलेंगी और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की स्पेशली क्लास चलेगी 1 महीना लगातार आपके एग्जाम तक। कहां पर? अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास बैंकिंग कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रहा क्वेश्चन, लगाइएगा इसको घर पे और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा, मजा आया या नहीं आया, ठीक। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये मेरा कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, जो कि लाइव आ चुका है एसएससी, रेलवेज और दिल्ली पुलिस और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, अदर देन बैंकिंग का तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आप चतुर10 कोड यूज़ करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, जाने से पहले मैं आप सभी को एक और सच बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरी आदत नहीं है कि मैं फेक बनूँ या फिर फालतू में कोई आपको बेवकूफ़ बना कुछ भी करूँ। आप सभी को एक डाउट तो हुआ होगा आज। क्या डाउट हुआ होगा? डाउट ये हुआ होगा कि क्या सर ये सच में लाइव क्लास थी क्या? क्योंकि सर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा नहीं है आप उसका भी नाम ले रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो आंसर दे रहा है आप उसका नाम नहीं ले रहे हो। तो क्या ये सच में लाइव क्लास है? क्योंकि हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि लाइव चल रही है, और मैं आपके नाम भी ले रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, नीतीश का भी नाम ले रहा हूँ, अक्कू का भी नाम ले रहा हूँ, सभी का नाम ले रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो मेरी आदत तो नहीं है बेवकूफ़ बनाने की, मैं आपको सच बात बताऊं, अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप लोगों का एक मज़ा जो है वो रह जाता, तो मैं नहीं चाहता था आपकी मज़ा टूटे, मैं सस्पेंस में रखना चाहता था। दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ लाइव क्लास, ये एक प्रीमियर क्लास है। प्रीमियर मतलब एक रिकॉर्डेड क्लास होती है, एंड ड्यू टू एन इमरजेंसी, मेरे पास इमरजेंसी है, मैंने आपको कल बताया था, और इमरजेंसी की वजह से आज ये क्लास मैं रिकॉर्डेड करके दिया, एंड दिस इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास। बट आई थिंक आपको रिकॉर्डेड क्लास में लाइव क्लास का मज़ा आया होगा। आया है कि नहीं? अगर आया है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बट अब मैं आपसे सभी से पूछना चाहूँगा, एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए। मैं बाद में ज़रूर देखूंगा आपके कमेंट्स कि कितने लोगों ने क्या कमेंट्स किए, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। सो ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास, बट आई होप कि आपने फुल इन्जॉय किया होगा, फुल समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मज़े से रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।